गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास हम लोग अध्ययन किए थे जनजातीय अवधारणा, विशेषताएं, जनजाति तथा जाति। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर था वो समाप्त हो गया था और ये क्लास बीए पार्ट 2 और एमए सेकेंड सेमेस्टर का जो है 5वां पेपर का मिलता जुलता ये चैप्टर है। तो आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आज का जो क्लास है जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चैप्टर का जनजातीय लोगों का वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल पीपल। तो चलिए, एक आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे आज पहली बार आए होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी और स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले उन तक ये वीडियो सरलता के साथ पहुंच जाए। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जनजातियों के जीवन में बहुत अधिक विविधता है। अर्थात जो भारत के जनजाति हैं, है ना, उनके जीवन में बहुत विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रकार, बहुत अधिक जटिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कुछ जनजाति इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी बड़ी है कि उससे संबंधित लोगों की संख्या 50 लाख या इससे भी अधिक है, ठीक है। अर्थात यदि हम देखें तो 50 लाख या इससे भी अधिक जनसंख्या उनका है, ठीक है। है ना, अर्थात बहुत अधिक जनसंख्या वाले भी ट्राइबल्स हैं। दूसरी और कुछ जनजातियों की जनसंख्या जो है हम देखें तो केवल 300 से 400 तक सीमित है, ठीक है। अर्थात कुछ जो जनजाति हैं जिनकी जनसंख्या मात्र 300 से 400 है, बस, इससे अधिक नहीं है। संस्कृति आधार पर हम देखें तो कहता है कि जनजाति बाहरी समूहों के संपर्क में आने के कारण इतनी विकास हो चुकी है कि उन जनजातियों का सामाजिक आर्थिक जीवन सामान्य कृषकों अथवा श्रमिक वर्ग से अधिक भिन्न नहीं है ना। कहने का तात्पर्य यदि हम सांस्कृतिक आधार पर देखें तो जनजाति के बाहरी समूहों के संपर्क के कारण जो है ना, इनमें बहुत अधिक विकास हो चुका है, मतलब डेवलप हो गए हैं, ठीक है। जिसमें हम देखें तो जनजाति का सामाजिक आर्थिक जीवन कृषि और श्रमिक वर्ग से भिन्न नहीं है, मतलब कि बहुत अधिक मिलता जुलता है। सामान्य जो कृषि है और जो श्रमिक वर्ग है दोनों से लगभग मैच नहीं करता, इससे भी आगे हो सकते हैं, ठीक है। अर्थात इनकी जो आर्थिक जीवन है वो कृषक और श्रमिक से अधिक भिन्न है। बहुत सी जनजातियों के परंपरागत संस्कृति विशेषता में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। कहने के तात्पर्य यह है कि बहुत सारे अभी भी ऐसे जनजाति हैं जिनकी सांस्कृतिक विशेषता बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है। आज भी वो वही ट्रेडिशनल और परंपरागत और जंगल वाला जो जीवन स्तर है उसी को वे चला रहे हैं, ठीक है। आज भी दुर्गम क्षेत्रों में रहकर पिछड़ा हुआ जीवन व्यतीत कर रही है जो जनजाति हैं। आज भी वही सुदूरवर्ती क्षेत्र पूरी तरह से जंगल के बीच में रहना, है ना, उनका जीवन यापन तथा आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में भी विभिन्न जनजातियों के जीवन में
बहुत भिन्नता देखने के लिए मिलती है। अर्थात हम देखें तो जो जनजाति हैं उनमें भी बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलाप अलग अलग है। कुछ ऐसे जनजाति हैं जो सांप बिच्छू पकड़कर और लोगों को दिखाकर और अपना उदर पूर्ति करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जंगल के जो वनस्पति हैं, है ना, जैसे हम देखें तो तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, ठीक है, तेंदू फल को कलेक्शन करते हैं, ठीक है, शहद निकालते हैं, और देखें तो जो जंगल का फल होता है उस फल को निकालकर अपना उदर पूर्ति करते हैं। कुछ ऐसे जनजाति हैं जो जानवरों को पकड़कर और उनके मदारी का खेल दिखाते हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के जनजाति जो हैं वो अपनी आर्थिक क्रियाकलाप को कर और अपने उदर पूर्ति करते हैं। अर्थात हम देखें तो विविधता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि प्रजातीय, भाषाई, संस्कृति, ठीक है, तथा आर्थिक आधार पर जनजाति का वर्गीकरण करके भिन्नता को समझने का प्रयत्न किया जा सकता है। अर्थात यदि हमें जनजाति को समझना है, ठीक है, तो उनको हम एक दृष्टिकोण से नहीं, भिन्न दृष्टिकोण से हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम देखें तो हमें प्रजातीय दृष्टिकोण से देखना होगा, भाषाई, संस्कृति, आर्थिक, है ना, इन दृष्टिकोण से देखकर जो है हम इन जनजातियों को वर्गीकृत कर सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। अर्थात हम देखें तो पहले छत्तीसगढ़ की जनजाति का एक सामान्य परिदृश्य पर ध्यान देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जो है बहुत अधिक जनजातीय ट्राइबल्स निवास करते हैं। यदि इससे भी देखें तो सबसे अधिक आपका कि कौन से राज्य में? एमपी में, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का ही तो ये भी एक अलग राज्य बना, है ना। तो जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो अपना छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है ना यहाँ पे जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये तो हम लोग देखें जनजाति लोगों का वर्गीकरण का परिचय, है ना, कि किन किन आधारों पर जो है हमें इनको वर्गीकरण करना है। तो प्रजातीय, ठीक है, भाषाएं, संस्कृति, आर्थिक, इन सभी आधारों पर जो है उनको वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कहता है छत्तीसगढ़ के जनजाति परिदृश्य। तो देखिए यहाँ पे क्या सिंपल शब्दों में बता रहा है कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में बनने वाला भारत का 26वां राज्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अब छत्तीसगढ़ के जनजाति परिदृश्य। तो छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 में बनने वाला भारत का 26वां राज्य है, और इसे जो है प्राचीन समय क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से संबोधित किया जाता था। किस नाम से? दक्षिण कौशल, ठीक है। इसके साथ हम देखें तो ऐतिहासिक रूप से 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक सरभरपुरिया, ठीक है, पांडुवंशी, सोमवंशी, नागवंशी राजाओं का विवरण मिलता है। अर्थात जब हम इतिहास को खंगालते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से राजा जो थे इस दक्षिण कौशल में उनका साम्राज्य था, ठीक है। तो कहता है कि सन 1845 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रायपुर का क्षेत्र सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था। अर्थात जो रायपुर का जो क्षेत्र है ना, वो ब्रिटिश काल में शासन के दृष्टिकोण से शासन के अंतर्गत सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र बना था। सन 1904 में इस क्षेत्र में संबलपुर को उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा से सम्मिलित कर लिया गया, जबकि बंगाल और सरगुजा क्षेत्र मध्य प्रदेश से संबंधित कर लिया गया। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व भारत भाग में झारखंड के कुछ हिस्सा और उड़ीसा है। पूर्व में कौन कौन है? तो पूर्व में हम देखें तो आपका आता है झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। फिर पश्चिम में देखें तो पश्चिम सीमा में जो है आपका महाराष्ट्र लगा हुआ है। उत्तरी सीमा में देखें तो आपका पश्चिम झारखंड है ना, तथा उत्तर प्रदेश जिले, जबकि दक्षिण सीमा में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मिलता है ना, आंध्र प्रदेश से मिला है।
इसके साथ ही हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों में इसका स्थान 9वां है। इसका स्थान कौन सा है? 9वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत आगे यूज होने वाला है। तो आप इन सभी डेटाओं को थोड़ा सा लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को आपको जो है लिखना होगा। ठीक है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से 17वें स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन से स्थान पे आता है? तो 9वां। और जनसंख्या दृष्टिकोण से कौन से स्थान पे आता है? तो आपका 17वां। ठीक है, कहता है कि मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या जहाँ 21.10 है, ठीक है, वहीं छत्तीसगढ़ में जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग 30.60 है। ठीक है, अर्थात जो छत्तीसगढ़ में जो है आपका 30.60 है। यदि हम मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, मणिपुर जनजाति जनसंख्या वाले छोटे छोटे राज्यों को अलग करके देखें तो बड़े राज्य छत्तीसगढ़ की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक होगा। अर्थात जो छोटे छोटे जनजातीय राज्य है ना, उससे यदि हम अपने छत्तीसगढ़ का कंपेयर करेंगे, ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो अपना छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा होगा। ठीक है, छोटे 7 राज्यों की जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है, लेकिन इन सभी राज्यों की जनसंख्या मिलाकर भी छत्तीसगढ़ की जनजातीय जनसंख्या के आधा से भी कम है। ठीक है, अर्थात छत्तीसगढ़ जनजातीय दृष्टिकोण से भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। अर्थात यदि हम जनजातीय राज्य के दृष्टिकोण से देखें ना, तो छत्तीसगढ़ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जनजातीय राज्य में सबसे बड़ा यही राज्य आपका आता है। ठीक है, यदि हम पूर्वोत्तर के राज्यों को कंपेयर करें तो यहां पे देखिए कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात छत्तीसगढ़ में जनजातियों की उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि भारत में जो है भारत सरकार द्वारा तो भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति की जो सूची प्रकाशित की गई, उसमें कुल 42 जनजाति का समावेश है। अर्थात जो जनगणना हुई थी ना 2011 में, उसके आधार पर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जनजातीय अनुसूचित जनजातियों की जो सूची प्रकाशित की गई, उसमें कुल जनजाति लगभग 42 जनजातियों का समावेश हुआ। ठीक है, इसमें हम देखें तो जनजाति की जनसंख्या में काफ़ी विविधता है। अर्थात उनकी जनसंख्या में काफ़ी विविधता है, कोई बहुत अधिक है, कोई एकदम कम है ना, कोई मीडियम है। तो इस तरह से हम देखें तो जनजातियों की जनसंख्या में काफ़ी विविधता हमें देखने के लिए मिलती है, जिसकी सूची निम्न रूप से दिया गया है, जिसको हम देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसकी सूची को देख लेते हैं। तो देखिए पहले स्थान पे जो है आपका आता है कौन? पहले स्थान पे आपका आता है गोंड। ठीक है, अब इस गोंड की जनसंख्या कितनी है? तो गोंड की जो है सबसे पहले स्थान पे आते हैं और जिनकी जनसंख्या जो है 42,98,404 है कुल जनसंख्या। और यदि आप परिवारों की जनसंख्या देखिए, मतलब कुल परिवार, तो 9,55,086 है परिवारों की संख्या। दूसरे स्थान पे आपका आता है कंवर, जिसका 8,87,477 है। और इनके परिवार, तो परिवार में आपका 2,04,093। तीसरे स्थान पे जो है आप देख रहे हैं ओरांव है। ठीक है, इन सभी का जो डेटा है थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। ओरांव है। चौथा में हलबा और हल्बी है। पांचवा भतरा, छठा सवर और सांवरा। ठीक है, और सातवां में यदि हम देखें तो आपका कोरबा। ठीक है, कोरबा। आठवां बिजवार, नगेसिया, भारिया,
11वां में बैगा, 12 में खरवार, 13 में अगरिया। अर्थात ये हायरार्की बना हुआ है, अर्थात सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसमें आपका सूची में दिया हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा कम से कम ऊपर से जो है 4-5 याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही चीज आपको लिखना भी होगा एनुअल एग्जाम में, और तब जाके आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपका माझी, भैना, फिर 23 में पाव, 24 प्रधान, 25वां खोंड। आप जानते होंगे ये खोंड जनजाति कहाँ की है? खोंड जनजाति जो है आपका उड़ीसा का है, मतलब ये बॉर्डर का है। ठीक है, मतलब उड़ीसा, जैसे हम लोग देखें ना कि उड़ीसा जो था हमारे छत्तीसगढ़ का बॉर्डर था, तो ये कुछ जनजाति जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, तो ये खोंड जनजाति क्या थे? नरबली प्रथा को पालन करते थे, अर्थात कोई नए व्यक्ति को देखते थे ना तो उनको क्या करते थे? पकड़कर और उनका गला रहते थे, नरबली करते थे। इसीलिए नरबली प्रथा के लिए ये लोग जो मानते थे। 26 में भुजिया, 27 बियार, 28 गदवा, 29 सवोता और 30 बिरहुआ, बिरहुल और बिरहुर। ठीक है, 31 में हम देखें तो आपका प्रजा, 32 कोरकू, 33 भील और भिलाला, 34 कोलम, 35 सौर, 36 मवासी सहरिया। ठीक है, 38 भील मीन दमोर, 40 कोरकू। ठीक है, जो कि कोरकू की यदि हम जनसंख्या देखें तो मात्र 22 बताया गया, कब? 2011 में, और उनके परिवार 15। सौर 9 और 8 परिवार, आंध 9। पंडो जनजाति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए हम देखें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या किया कि पंडो जनजाति को गोद ले लिया है, ताकि इनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ सके। ठीक है, तो इन जनजाति के उपयुक्त जो है ना कुछ और जनजाति हैं, जैसे हम देखें तो माड़िया है, जिसको अबुझमांडिया भी बोलते हैं, है ना, इस राज्य में रहने वाले एक आदिम, ठीक है, आदिम जनजाति है। ठीक है, अबुझमांडी भी है ना, जिसके सूची में उल्लेख नहीं है। अर्थात जैसे हम लोग देखें ना लगभग 43 जनजाति थे, तो कुछ ऐसे जनजाति हैं जिसका उस सूची में नाम अंकित नहीं है। तो नवंबर 2000 में, ठीक है, नवंबर 2000 में आंध्र प्रदेश के 7 जिले, सॉरी मध्य प्रदेश के 7 जिले, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, ठीक है, रायगढ़, राजनंद, रायपुर तथा सरगुजा को लेकर छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। अर्थात जब हम लोग देखें ना कि 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना, तो जब मूल रूप से बना तो उस समय हम देखें तो मात्र 7 जिले ही मिले थे, और उसी के द्वारा जो है ना आपका छत्तीसगढ़ की मान्यता मिली थी। सन 1991 की जनगणना में हम देखें तो इन 7 जिलों के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या मात्र 57,17,000 थी, कब? 1991 में। ठीक है, लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना के समय इस 7 जिलों के क्षेत्र में देखें तो 16 जिले और बढ़े। ठीक है, 7 जिलों का क्षेत्र 16 जिलों के रूप में बदल गया। अर्थात इसी जो 7 जिले थे ना, इसी को क्या किया? डिवाइड किया गया, और 7 से कितना हो गया? 16 हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? ठीक है, अर्थात सर्वप्रथम कितने थे? 7 जिले थे। अब इन्हीं 7 जिलों से जो है ना डिवाइड होता गया। क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा जो राज्य है, सॉरी जिले हैं, तो उन जिलों को जो है थोड़ा छोटा किया गया, ताकि कंट्रोलिंग अच्छे से हो पाए, उसका देख रेख अच्छे से हो पाए। ठीक है, इस जनगणना में छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या 66,17,000 पाई गई, और 2011 की जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में जनजाति परिवार का आकार बहुत छोटा है। अर्थात इस डेटा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जनजाति के परिवार का जो आकार है ना बहुत छोटा है। फिर हम देखें तो वर्ष 2011 जनगणना के पश्चाताप 1 जनवरी
2012 को सरकार द्वारा 9 नए जिले का निर्माण किया गया। 2012 में जो है ना 9 नए जिले का निर्माण किया गया इन्हीं राज्यों द्वारा, जो मूल राज्य थे। जिसमें हम देखें तो कौन कौन बना, तो बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, गारियाबंद, और इसके साथ ही हम देखें तो कोंडागांव, मुंगेली, सुकमा, सूरजपुर। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में हम देखें तो लगभग 27 जिले हैं, लेकिन वर्तमान में और अधिक जिले बढ़ गए हैं। ठीक है, फलस्वरूप हम देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना में इसके बाद बनने वाले जिलों के जनजातीय जनसंख्या का पृथक रूप से समावेश नहीं है। अर्थात 2011 में छत्तीसगढ़ के 18 जिले से प्राप्त जनजातीय जनसंख्या में 9 जिले की जनसंख्या का भी समावेश है। अर्थात जो 9 जिले और बने ना, उनमें भी जो है ना जनसंख्या का जुड़ा हुआ है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि जिलेवार सूची में जनजातीय जनसंख्या के विवरण में से समझा जा सकता है, अर्थात प्रत्येक जिले में कितने जनसंख्या है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ जिलों में जनजातीय जनसंख्या, अर्थात यदि हम देखें तो आपका बस्तर है, बस्तर में 9,31,780 है। ठीक है, बिलासपुर में हम देखें तो आपका 4,98,469 है। दंतेवाड़ा, जिसको हम लोग दक्षिण बस्तर भी बोलते हैं, है ना, 4,10,255। धमतरी, ठीक है, दुर्ग, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, ठीक है, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, बीजापुर और नारायणपुर। इस तरह से हम देखें ना तो हर जिले में जो है अलग अलग उनकी जनसंख्या पाई गई। ठीक है, तो यह स्पष्ट होता है कि 2001 तथा 2011 के वर्ष में, ठीक है, 2011 के इस 10 वर्ष के अवधि में छत्तीसगढ़ में जनजातीय जनसंख्या 18.23% वृद्धि हुई। मतलब कि ये जो 10 वर्षीय जो प्रगति है ये 18.23% से वृद्धि होती चली गई। ठीक है, अर्थात यहाँ हम देखें तो लगभग वर्ष 2001 में राज्य की जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत 31.76 था, जो वर्ष 2011 में 30.62 रहा। अर्थात हम देखें तो निरंतर इसमें भी क्या हो रहा है, वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के 27 जिले में 5 प्रखंड हैं, डिवीजन, जिसको सब डिवीजन बोलते हैं, है ना, 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला हम देखें तो बस्तर प्रखंड है। ठीक है, बस्तर प्रखंड है, दुर्ग प्रखंड है, रायपुर प्रखंड है और बिलासपुर प्रखंड है, और 5वां आपका सरगुजा प्रखंड है। ठीक है, ये देखिए सरगुजा प्रखंड है, सरगुजा। अभी इन 5 प्रखंडों में जो है आप देख सकते हैं कि लगभग 5-5 जिले हैं, है ना। ये आपका बस्तर में जो है आपका कितने दिया हुआ है, आपका 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 7 दिया हुआ है। दुर्ग प्रखंड में 5 है। रायपुर में जो है आपका 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है। बिलासपुर में जो है आपका 1 2 3 4 5 सरगुजा प्रखंड है। ठीक है, तो सरगुजा प्रखंड में हम देखें तो आपका आता है सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, कोरिया, इन सभी जिलों का समावेश है।
ठीक है। इसके साथ ही हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य की विशेषता है और इनका कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो जनजातीय जनसंख्या न पाई जाती हो। मतलब प्रत्येक जिले में जो है ना जनजातीय जनसंख्या हमें देखने के लिए मिलता है। बस्तर है, दंतेवाड़ा है, जसपुर है, कांकेर है तथा सरगुजा ऐसे संबंधित क्षेत्र हैं जिसकी आधे से अधिक जनसंख्या जनजातीय है। मतलब आधा से अधिक, ठीक है, आधा से अधिक जो है इनकी जनसंख्या, इन जिलों में जनजातियों की जनसंख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में भी दिखाया गया है ना, कि हमारा कौन कौन सा जो जिला है वो किस किस राज्य से सटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो है थोड़ा सा आप लोग सरसरी निगाहों से अध्ययन कीजिएगा, समझ में आएगा। तो आज जो है हम लोग जनसंख्या के ऊपर, जनजातियों की जनसंख्या वर्गीकरण के ऊपर हम लोग देखें। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग देखेंगे कौन कौन से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति, कौन कौन से ऐसे जनजाति हैं जिनका सबसे अधिक उनकी जनसंख्या है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे भारत में जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण। तो हम लोग इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आप लोग स्किप किए बिना जो है पूरे देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।